हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नए चैप्टर की तरफ लेके चलता हूँ और आपको उसके बारे में समझाने का, उसके बारे में सिखाने का प्रयास करता हूँ। और ये चैप्टर आपका डाक विभाग से संबंधित है। और डाक विभाग के बारे में तो आप सभी लोग तो पहले से ही जानते हैं। थोड़ा सा जब से ये दूर संचार सिस्टम में फ़ोन का इस्तेमाल होने लगा है, मोबाइल का इस्तेमाल होने लगा है, तो थोड़ा सा हमारे और डाक विभाग के मध्य में थोड़ी सी दूरियां आई हैं। क्योंकि पहले जितने सारे पत्र होते थे कम्युनिकेशन के लिए, वो हम सब डाक विभाग के माध्यम से करते थे। नाना नानी, दादा दादी को अगर हम कोई घर से बाहर रहते, चिट्ठियाँ भेजनी होती थी तो मम्मी पापा हमारे लिखते थे, फिर वो भेजी जाती थी। लेकिन अब तो टेलीफोन सिस्टम्स होने की वजह से, मोबाइल फ़ोन्स की वजह से अब वो प्रणाली नहीं रह गई है कि पत्रों को भेजना, फिर वहाँ से भेज दिया है, पता नहीं कब पहुँचेगा, कब जवाब आएगा। बड़ी खुशी होती थी जब डाकिया आता था उसको लेकर। तो आपने देखा कि डाक विभाग हर ज़िले में होता है ना। आपका जो गांव है, आपके गांव में भी आप देखते हैं कि जो डाक खाना आपका होता है, वहाँ पर एक थैला लटका हुआ रहता है पोस्ट ऑफिस पे। जो चिट्ठियाँ आती हैं, जो हमको डालनी होती हैं, उसी में डाल के आते थे, है ना। जो सेवाएं होती हैं वो हर स्तर पर उपलब्ध कराई जाती हैं सरकार के द्वारा, ताकि ये जो सूचना की प्रणाली है ना, ये किसी प्रकार से बाधित ना हो, लोग अपने विचारों का आदान प्रदान समय से कर सकें। तो इन्हीं सूचनाओं को समय से इधर उधर भेजने के लिए, प्राप्त कराने के लिए ही सरकार ने इस विभाग का गठन किया था। तो डाक विभाग की यदि स्थापना की बात करें तो 1854 ईस्वी में, 1854 में डाक विभाग की स्थापना हुई थी। और हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। मतलब उसके चंद वर्षों बाद ही हमारे देश में एक विभाग की स्थापना हुई, जिसका काम था सूचनाओं का आदान प्रदान करना, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि डाक विभाग से क्या आशय है, क्या समझते हैं। इसके बारे में कई विद्वानों ने भी अपना मत प्रस्तुत किया है, बताया है कि डाक विभाग क्या होता है। तो इन्हीं के क्रम में न्यूमैन एवं समर नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने डाक विभाग पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की है, परिभाषित किया है। इन्होंने बताया है कि संदेश वाहन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच, संदेश वाहन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, संपत्तियों या भावनाओं का एक विनिमय है। किस विनिमय मतलब लेन देन, है ना, जिसमें सूचनाओं का लेन देन होता है। और कितने होने चाहिए? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में तथ्य, विचार, संपत्ति, भावनाओं का एक विनिमय होता है। मतलब अगर हम कोई जानकारी भेजते हैं तो कोई जानकारी प्राप्त भी करते हैं। अब यहाँ पर बात संपत्ति की कही गई है। संपत्ति का मतलब डाक विभाग के द्वारा संपत्ति भी जो भेजी जाती है, मनी ऑर्डर जिसको कहते हैं, मनी ऑर्डर की सुविधा जो प्रदान की जाती है डाक विभाग के द्वारा। तो उन्होंने बताया कि डाक विभाग जो है वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य में तथ्यों, विचारों, संपत्तियों और भावनाओं का एक विनिमय है, लेन देन है, एक लेन देन है। तो अगर हम मनी ऑर्डर की बात करें तो यह जो सुविधा थी हमारे देश में 1880 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। 1880 ईस्वी में प्रारंभ हो गई थी। आप देखते हैं कि हमारा देश जो था आज़ाद हुआ 1947 में। डाक विभाग की स्थापना हुई 1854 ईस्वी में।
और मनी ऑर्डर की स्थापना हुई 1880 ईस्वी में, है ना, 1880 ईस्वी में। तो आपको थोड़ा सा ये विचार विमर्श करना है कि डाक विभाग के द्वारा कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें कि अभी हमने आपको बताया कि न्यू मैन्यू समर ने बताया कि इनमें हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं और तथ्यों का, संपत्तियों का और भावनाओं का आदान प्रदान होता है। तो इन्हीं के साथ में एवकीन टॉमस नाम के विद्वान थे, उन्होंने भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा है कि आवक पत्र मतलब जो आने वाला पत्र, व्यवहार का संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी पर आदेशों के तात्कालिक पूर्ति, विप्रेशों का सुरक्षित आदान प्रदान, शिकायतों पर समुचित ध्यान देना और सामान्य रूप से संपूर्ण व्यवसाय का सहज संचालन निर्भर करता है। एवकीन टॉमस ने ये बताया कि जो आवक पत्र है अर्थात जो आने वाला पत्र है, जब वो हमको प्राप्त होता है तो सारे जितने कार्य होते हैं या जितने व्यापारिक कार्य होते हैं वो पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही प्रारंभ होते हैं। कोई पत्र नहीं मिला, शांत बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं मिला, कोई पत्र मिल गया तो पत्र में सूचनाएं भी हो सकती हैं, कोई ऑर्डर भी हो सकता है कि हमने आपसे संपर्क किया था पहले, अब हमको ये ऑर्डर आपको देना है, कृपया हमारा सामान सीखो। तो जैसे पत्र प्राप्त हुआ एक्शन में लोग आ जाते हैं। कुछ लोग ऑर्डर नहीं देते, सूचनाएं मांग लेते हैं। ये सूचनाएं तत्काल आप शाम तक या कल तक हमको उपलब्ध कराएंगे, इस प्रकार की सूचना हमसे मांग ली जाती है। तो जो बताया कि जो कार्रवाई होती, चाहे उसमें आदान प्रदान की कार्रवाई हो, चाहे शिकायतों की कार्रवाई हो, चाहे किसी पर ध्यान देने संबंधी बात हो, तो कह सकते हैं कि संपूर्ण व्यापार का जो संचालन है वो पत्र पर ही निर्भर करता है। तो आपने दो विद्वानों के बारे में आपको समझ में आया होगा, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अब इसी के क्रम में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य है कि डाक विभाग की विभिन्न सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान क्या क्या है, उन सेवाओं के बारे में हम आपको बताएंगे कि डाक विभाग क्या क्या करता है, कौन कौन सी हमको सेवाएं प्रदान करता है। तो पहली सेवा इसकी होती है कि वस्तुओं को भेजने में सुरक्षा प्रदान होती है। पहली सेवा है वस्तुओं को भेजने में सुरक्षा। तो पहला तो आपको ये स्पष्ट हो गया कि जैसा इसका नाम है डाक विभाग, डाक का मतलब कोई भी पत्र हो सकता है ना। तो डाक विभाग का काम है सिर्फ पत्रों को भेजना, मतलब काम तो अन्यत्र होते हैं लेकिन मुख्य काम क्या है, कोई भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। मनी भी है, पैसा भी है, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है। अब इसका जो पहला मुख्य काम है कि वस्तुओं को भेजने में सुरक्षा, जो भी हम भेजते हैं वो सुरक्षित जाता है, उसकी वो जिम्मेदारी लेता है। भेजने के तो कई सारे माध्यम हैं, लेकिन अगर आप पहले थोड़ा सा जाएंगे आज के समय से पहले, तो वहाँ पर और कोई सुविधा नहीं थी। उस समय डाक विभाग ही एक ऐसी प्रणाली थी, ऐसा सिस्टम, ऐसी व्यवस्था थी जिसके द्वारा वस्तुओं को आसानी से सुरक्षित भेजा जा सकता था, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी होती थी कि आप जो भी वस्तु सामग्री आपके माध्यम से भेजी जाएगी उसको आप सुरक्षित भेज
धोखेबाजी या उस प्रकार का फ्रॉड काम इनके द्वारा नहीं किया जाता है। और ये सारी वस्तुओं को सुरक्षित दूसरे स्थान तक सुविधाजनक पहुंचाने का विशेष कार्य करते हैं। आप देखते हैं कि जैसे ही कोई पत्र आपके घर आता है और अगर वो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजा गया है, तो वो जिसके लिए रजिस्टर्ड है पहले वो निकालता है अपना वो डायरी और वो साइन करवाता है ना, रिसीविंग डेट बाकायदा सब डालता है। तो जब रजिस्टर्ड हम रजिस्ट्री करते हैं तो हमको पता है कि सेफ है, अगर वहाँ नहीं मिलेगी तो वापस आ जाएगी, लेकिन कहीं रास्ते में गुम ऐसे नहीं होगी, थोड़ी सी डिले किसी कारणवश हो सकती है, लेकिन जाएगी ज़रूर, पहुँचेगी ज़रूर। अगर कोई उसको प्राप्त करने वाला नहीं है तो पुनः वापस अपने वहाँ पर हमको प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है आपका शीघ्र संदेश वाहक के रूप में कार्य करती है। शीघ्र संदेश वाहक, शीघ्र संदेश वाहक के रूप में कार्य करती है। वाहक का मतलब एक माध्यम जो शीघ्र ही संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। तो डाकघर शीघ्र समाचार भेजने की सुविधा देता है। कभी कभी शीघ्र संदेश न मिल पाने के कारण व्यापार में लाखों हजारों की भी हानि हो सकती है। ऐसे समय में डाक अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। यह तत्काल संदेश वाहक की प्रक्रिया पूर्ण करता है। जैसे अगर मतलब इसके वहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं हैं। अगर आप शीघ्र भेजना चाहते हैं तो आप स्पीड पोस्ट करवाइए। स्पीड का मतलब होता है गति, हाँ, समय से पहुंचाती है, जल्दी पहुंचाती है। रजिस्ट्री कराइए, आपको लगता है कि कोई हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है तो आप उसे रजिस्टर्ड करवाइए, रजिस्ट्री के माध्यम से भेजिए। आप चाहते हो आसानी से चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप साधारण डाक से भेज दीजिए। फिर आप है ना, मतलब सुविधाएं सभी हैं, लेकिन शीघ्र सुविधा की भी व्यवस्था इस विभाग में की गई है, जिसके माध्यम से आप कम समय में आप जल्दी से इसको भेज सकते हैं। और शीघ्र सुविधा की जो संभावना जो व्यक्त की गई थी वो कब से की गई, जब से आप देखते एरोप्लेन चलने लग गए, है ना, डाक, ये जो रेल विभाग चलने लग गया। जैसे डाक जहाँ जानी है शाम तक पैकिंग हो गई, वहाँ के लिए अगर कोई भी गाड़ी जाती है तो उसमें उसको रख दिया जाता है, वो जाकर वहाँ पहुँच जाता है। तो इसलिए सुविधा थोड़ी सी ये शीघ्र संभव हो पाती, क्योंकि यहाँ से आपने सहारनपुर से कोई अगर आपने पोस्ट किया है तो उसको लेकर के कोई आदमी तो नहीं जाता, पूरा यहाँ पर उसका लेखा जोखा चढ़ा दिया जाता है और चढ़ाने पश्चात में उसको जाने वाली उधर की ट्रेन में कर दिया जाता है। वहाँ से डाक में जाता है, जो रेलवे का डाक होता है, रेलवे डाक से फिर मुख्य डाकघर तक पहुँचा दिया जाता है। मुख्य डाकघर से फिर उसको जहाँ जहाँ उसका वितरण करना है वो संबंधित डाकिए के माध्यम से उसको भेज दिया जाता है। तो शीघ्रता इसलिए हो पाती है, ठीक है। तो जितना भी शीघ्र आप चाहें आप डाक विभाग के माध्यम से भेज सकते हैं। नेक्स्ट है वस्तुओं को भेजने की सुविधा। वस्तुओं को भेजने की सुविधा और सुरक्षा, इन दोनों में अंतर है, आप ध्यान रखिएगा। सुरक्षा का मतलब है कि सामान सुरक्षित पहुंचता है।
सुविधा का मतलब है कि फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाती है कि आप डाक विभाग के द्वारा कोई वस्तु जो है उसको आप भेज सकते हैं। तो डाक विभाग कम वजन की वस्तुओं की भेजने की बहुमूल्य सुविधा प्रदान करता है। डाक विभाग में पार्सल के द्वारा 20 किलो तक की वस्तुएं आप भेज सकते हैं। वस्तु, पत्र की बात नहीं की गई है ना, वस्तु की बात की गई है। आप वस्तुओं को भी आप डाक विभाग के माध्यम से भेज सकते हैं, जिसमें बताया गया कि पार्सल की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। पार्सल कोरियर एजेंसी होती हैं जो प्राइवेट तौर पर काम करती हैं, जिनके माध्यम से हम थोड़ा सा हिचकिचाते हैं अपने सामान को भेजने को, है ना। कोई बहुमूल्य वस्तु है तो हो सकता है कि उसके साथ में छेड़छाड़ हो जाए, कोई उसको हानि पहुंचा दे, तो लोग क्या करते हैं कि डाक विभाग के द्वारा उसको भेजना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा सिक्योर रहे और अच्छी तरीके से आप उस स्थान पर जहां आप चाहते हैं वहां पर उसको भेज सकते हैं। तो एक पार्सल की सुविधा इसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, जिससे 20 किलोग्राम तक के वजन को दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। हालांकि पैसे लगते हैं, पैसे तो हर चीज़ में लगते हैं भेजने में, लेकिन आपको लेके नहीं जाना है, वो अपने माध्यम से भेजते हैं, आपके घर तक उसका वितरण करवाते हैं। तो टाइम तो लगता है, तो साथ साथ पैसा भी लगता है। नेक्स्ट है भुगतान की सुविधा। भुगतान की सुविधा भुगतान की सुविधा। भुगतान का मतलब क्या है? भुगतान किस चीज़ का होता है? पैसे का, है ना। तो यहाँ पर भुगतान की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आप जाइए, फॉर्म भरिए, पैसा उनको दे दीजिए, कहाँ पर उसका भुगतान करना है, कहाँ पहुँचाना है, वो उसको वहाँ पर पहुँचा देते हैं। तो डाक विभाग के द्वारा भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। पैसा उपलब्ध कराने की दूसरी जगह पर इसकी भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो इसके लिए जो डाक विभाग के द्वारा व्यापारी जो होते हैं वो मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर तथा बीमा आदि के द्वारा भुगतान भी कर सकते हैं, जिससे व्यापार को और भी सरल बनाया जा सकता है। अब तो डाक विभाग में और भी सारी कई सुविधाएं हैं, तो खाता भी खुलने लगा है, RD FD भी होने लगी है, बीमा की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाने लग गया है, लॉकर की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक बैंक की तरीके से ये काम करता है। और हाँ, और ये सरकार के अंडर में, पूर्णतः सरकार के अंडर में ये विभाग होता है, इसलिए ज़्यादा सिक्योर भी है, ज़्यादा सुरक्षित भी है। तो कौन कौन सी सुविधाएं आपने देखी? भुगतान की सुविधा, और नेक्स्ट है आपकी विनियोजन की सुविधा। विनियोजन की सुविधा। विनियोजन का मतलब ये है कि आप अगर कहीं पर कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो डाक विभाग आपके लिए एक उचित स्थान होगा जहां पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए डाक विभाग द्वारा विनियोजन की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। डाक विभाग से जारी किए गए NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के नाम से जिनको हम जानते हैं,
NSC रुपया लगाने की एक सुरक्षित प्रतिभूति है, एक संस्था है, इनके माध्यम से आप जितने का भी आप NSC का सर्टिफिकेट खरीदना चाहते हैं आप उतने का खरीद सकते हैं और जब चाहे आप उसको भुनवा करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं। ठीक है, एक सुविधा दी जाती है NSC की। इसका फुल फॉर्म है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये पैसा लगा लोग जो चाहते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करें तो आप डाक विभाग में NSC को खरीद करके पैसे का इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितने दिनों के लिए आप खरीदेंगे उसके हिसाब से उस पर कुछ पैसा मिलता है, कुछ ब्याज मिलता है, उसके पश्चात आप उसको जमा करके अपना पैसा ले सकते हैं। डाक विभाग के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय भी किया जाता है। व्यवसाय में व्यवसायी को बहुधा अल्पकाल के लिए नकद धन रखने की भी आवश्यकता पड़ती है। यह अतिरिक्त धन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में रखना लाभप्रद और सुरक्षित होता है। जितने व्यापारी होते हैं वो दीर्घकाल के लिए तो पैसा रखते नहीं है, उनको तो पैसे की जरूरत पड़ती है, वो थोड़े दिनों के लिए पैसा रख सकते हैं क्योंकि उनको तो उसी पैसे से व्यापार करना, अपना व्यापार बढ़ाना है। हाँ, तो अब जैसे मान लो सीजन नहीं है उनका, उनके पास पैसे ज़्यादा बच रहे हैं, नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, तो कहते हैं लो 3, 4, 5, 6, 8 महीने के लिए हम पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो डाक खाने के NSC खरीद लेंगे। खरीदने के पश्चात में बाद में जमा करके उस पर उनको कुछ ब्याज मिल जाएगा, अपना उनको प्रॉफिट हो जाता है। तो व्यापारी हर पहलू का ध्यान में रखता है। बैंकों में अगर यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें 5 साल, 10 साल, 15 साल की स्कीम होती है पैसा लगाने की, तो व्यापारी वर्ग इतना पैसा इतने दिनों में नहीं लगाता क्योंकि वो पैसा वो सेफ समझता है। अगर कह रहा मेरे पास पैसा है तभी सेफ है। और बैंक में तो ये सुविधा जो विनियोग की जो सुविधा है वो डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। उस स्कीम का नाम है NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसके बारे में जो नेक्स्ट वाला चैप्टर होगा उस पर हम आपको बताएंगे कब से शुरुआत हुई NSC की, किस तरीके से, और कई सारी सुविधाएं हैं जो फैसिलिटीज़ जो कार्य किए जाते हैं बैंक के द्वारा, कौन कौन से कार्य किए जाते हैं उन पर हम अगले वाले चैप्टर में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी स्कीम्स हैं वहाँ पर, वो सब कुछ उसमें विस्तार से आपको बताया जाएगा। तो ये विनियोजन की जो सुविधा है, विनियोग करने की, धन विनियोग करने की, समझ में आया टॉपिक आपको अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है आपका सूचनाएं लाना व ले जाना। ये तो आपका मुख्य कार्य है नहीं, सूचनाएं लाना और ले जाना ये तो मुख्य कार्य है। उसके साथ साथ में उसके कई सारे कार्य हो सकते हैं। सूचनाएं लाना अर्थात सूचनाएं लाना और ले जाना। अगर आप चाहते हो कि आपकी सूचना कहीं आनी है तो वो आपके घर तक लाकर आपको दे जाएगा, और आपकी सूचना कहीं भेजनी है तो वो भी डाक खाने से जहाँ है वहाँ के लिए उसको भेज भी देता है। और इसका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र तक भी इसकी पहुँच है। हर पोस्ट ऑफिस में है ना, हर पोस्ट ऑफिस में डाकिया होता है, वो आता है और वहाँ की संबंधित डाक को लेकर के चला जाता है। जो भी जानकारी चाहिए आप वहाँ से हासिल कर सकते हो। वहाँ अगर जानकारी आपको उपलब्ध नहीं हो पाई है तो अपने तहसील स्तर पर आप जा सकते हो, अपने जिला स्तर के मुख्य डाकघर में जा करके उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। तो इसके माध्यम से काम किया जाता है सूचनाओं को लाने की और सूचनाओं को लेके जाने की। और किस प्रकार की सूचनाएं, वो ऐसी सूचनाएं जो उपयोगी आपके लिए हो, जिनका आपके लिए महत्व हो, और उनको ये गारंटी देता है कि वो सुरक्षित लेकर के जाता है। वो सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाता है। तो आपने कौन कौन से तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की, आपने क्या क्या सीखा इस टॉपिक में?
पहला वस्तुओं को भेजने में सुरक्षा। वस्तुओं को भेजने में सुरक्षा। भेजने में सुविधा। शीघ्र संदेश वाहक। ओके, शीघ्र संदेश वाहक जानते हैं ना कि जो ले करके जाता है उसको हम कहते हैं शीघ्र संदेश वाहक। वस्तुओं को भेजने की सुविधा। सुरक्षा। वस्तुओं को भेजने की सुरक्षा। ओके, वस्तुओं को भेजने की सुरक्षा। भुगतान की सुविधा। विनियोजन की सुविधा। सूचना लाना और ले जाना, ये है जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं गारंटी के साथ में जो प्रदान की जाती हैं। एक पटल पर है कि वस्तुओं को भेजने में सुविधा, इसकी वो गारंटी लेता है कि जो हमारे पास वस्तु भेजी जाती है वो अच्छी तरीके से भेजी जाती है और हम वस्तुओं को भेजने का काम करते हैं। शीघ्र संदेश हम उपलब्ध कराते हैं, ये भी उसका एक कार्य है। वस्तुओं को जो भेजता है वो सुरक्षित भेजता है, उसमें उनके खोने गुम होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अगर किसी कारण से वो खो जाती है तो उस पर उनके द्वारा जुर्माना हर्जाना भी दिया जाता है। भुगतान की सुविधा भी प्रदान की जाती है। उसका अभिप्राय ये है कि इनके द्वारा सिर्फ वस्तु ही नहीं भेजी जाती है, पैसा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। ये फैसिलिटी ऑफ पेमेंट की सुविधा है। दूसरा है विनियोजन की सुविधा। विनियोजन की सुविधा का मतलब है कि जहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, अर्थात डाकघर, डाक विभाग वह स्थान है जहाँ पर आप अपने पैसे का इन्वेस्ट करके भी मुनाफा कमा सकते हैं। वहाँ पर सुविधाएं प्रदान की जाती है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसी सुविधाएं हैं जिनका वो उपयोग करके आप अपने पैसे का विनियोग कर सकते हैं। सूचनाएं लाना व ले जाना ये डाक विभाग का मुख्य कार्य होता है, जिसी के लिए इसका निर्माण किया गया था। कब निर्माण हुआ था इसका? 1854 में इसका निर्माण हुआ था। ओके, अब इसके पश्चात में एक नेक्स्ट टॉपिक इसी क्लास में स्टार्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं डाक उपकरण कक्ष। अभी आगे वाले चैप्टर में आएगा जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वो आपको सब पता चलेगा। बीईपी जो होता है वो वैल्यू टेबल पोस्ट, उसका फुल फॉर्म है। बीईपी के माध्यम से आप कोई आर्टिकल कुछ मंगाना चाहते हो तो वो एक सुविधा दी जाती है बैंक पोस्ट ऑफिस के द्वारा। इसको हम कहते हैं बीईपी, वैल्यू टेबल पोस्ट इसका नाम है। आपको जिसके पास में जिससे वो सामग्री आपको मंगानी है उसको आपको पत्र लिखना पड़ता है, उसकी धनराशि उनको देनी पड़ती है, फिर वो पोस्ट के माध्यम से डाक खाने के डाक विभाग के माध्यम से वो सामग्री आपके घर तक पहुंचा देते हैं। ठीक है,
तो वैल्यू को पे करने के पश्चात डाक विभाग आपको वो लाता है। कुछ ऐसी वैल्यूएबल पोस्ट होती हैं कि आपके घर आ जाती हैं, फिर आपको उनको पे करना पड़ता है ना। तो ये सुविधाएं वैल्यूएबल पोस्ट कहलाती हैं। VPP उनको जानते हैं VPP के नाम से। तो नेक्स्ट टॉपिक है डाक उपकरण कक्ष। डाक उपकरण कक्ष से अभिप्राय ये है कि डाक विभाग में जो मशीनें प्रयोग की जाती हैं, इक्विपमेंट उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, उनको आपको एक साथ पढ़ने को मिलेगा, एक साथ उनके बारे में जानने के लिए आपको मिलेगा। इसलिए जैसे मान लो कि यहीं पर वो एक जगह रखी हुई हैं, ऐसा आपको अनुभूति होगी, ऐसा आपको फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप डाकघर में ही उपस्थित हैं। तो डाक उपकरण कक्ष यानी मेन इक्विपमेंट रूम, इसमें क्या क्या उपकरण होते हैं, कौन कौन सी मशीनें होती हैं, ये आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो पहला है पत्र छांटने वाली मेज या दराज। डाक खाने में जो एक रूम होगा, एक विभाग होगा, जहाँ पर ये मशीनें रखी जाती हैं, और वो मशीनें कौन कौन सी वहाँ पर होती हैं उनके बारे में आपको हम जानकारी उपलब्ध कराते हैं। पहला है पत्र छांटने वाली मेज या दराज। पत्र कैसे छांटे जाते हैं? दराज से, मेज से कैसे पत्र छांटे जा सकते हैं? कल्पना की है आपने? कैसे? तो जो वहाँ पे अलग अलग जगह जाने वाले पत्र हैं वो अलग अलग मेज पे रख दिए जाएंगे या फिर अलग अलग दराज में रख दिए जाएंगे। वहाँ पर एक बड़ी सी मेज होती है और उसमें हर डाक खाने के हिसाब से, एरिया के हिसाब से पिन कोड लिखे होते हैं, और उसमें जब पत्र प्राप्त होते हैं उनको एक स्थान पर रखा जाता है, फिर उनको अलग अलग पिन कोड्स के हिसाब से छांट लिया जाता है और उनको उनके संबंधित दराज में रख दिया जाता है, रैक में रख दिया जाता है। डाकिया जिसको जहाँ पर जो लेके जाना है अपना उठाया और तो ये आप समझ लो कि आप डाकों को व्यवस्थित तरीके से रखने की, छांटने के लिए एक उपकरण ही है, एक प्रारंभिक उपकरण है, जिसमें हम जैसे ही कोई पत्र प्राप्त होता है उनकी छटनी करके उनको हम व्यवस्थित तरीके से अलग अलग करते हैं। नेक्स्ट है पत्र खोलने वाली मशीन, लेटर ओपनर। पत्र खोलने वाली मशीन, आप जब पत्र खोलते हो तो किस तरीके से खोलते हो? जब आपके घर पत्र प्राप्त होता है बहुत सावधानी से खोलेंगे कि जिसमें अगर उसमें कोई लिखा हुआ लेटर वगैरह होगा तो वो फट ना जाए। हाँ, तो हमारे पास तो जैसे कहीं से पत्र प्राप्त होगा तो एक ही आएगा, 10-50 एक साथ तो आते नहीं। लेकिन वहाँ पर जब किसी पत्र को खोलने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसी को हम पत्र खोलने की मशीन के नाम से जानते हैं। तो उसके द्वारा वहाँ पर कई सारे पत्रों को एक साथ खोला जा सकता है। मशीन में एक कटर टाइप का होता है रखा, तो वो साइड से जो वो होता है पोर्शन उसको कट कर देता है, सारे लिफाफे खुल जाते हैं एक साथ, है ना। तो जब एक साथ कई सारे पत्रों को ओपन करना होता है तो हम पत्र खोलने वाली मशीन का प्रयोग, तो उनसे संबंधित पत्र नहीं आ सकते, उनके पत्र नहीं होते हैं, सिर्फ आपके पत्र होते हैं। हर कार्यालय में पत्र आते हैं, हर कार्यालय में पत्र आते हैं। भाई ऐसे पत्र होते हैं जैसे कि मान लो छोटे छोटे इन्वेलप टाइप
पुराने हैं, नकलों से पत्र इकट्ठे कर लिए, फिर उनको बड़े इन्वेलप में कर दिए, सील कर दिया, भेज दिया। खोलोगे नहीं उसे, आप खोलोगे नहीं, यूँ ही भेज दोगे बंद करके ऐसे ही। उन्हें तो अब आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो अब ये समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट है समय और दिनांक मुहूर्त। समय और दिनांक मुहूर्त, जिसके बारे में अभी मिस्टर आशीष पूछ रहे थे, सर ये कौन सा पत्र लिखा हुआ है? तो बड़े बड़े उद्योग एवं संस्थानों में काफ़ी अधिक मात्रा में पत्र प्राप्त होते हैं। मान लो कंपनियां हैं, और मैं अभी आपको मैंने प्रारंभ में बताया था कि जब उन्होंने, जब टॉमस ने बोला था कि जब पत्र प्राप्त होते हैं तभी से हमारा काम स्टार्ट हो जाता है, व्यापार तभी से स्टार्ट होता है। पत्र नहीं प्राप्त होते हैं तो समझो कि हमारा काम ही स्टार्ट नहीं होता। तो जब आपको कोई पत्र प्राप्त होता है तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं कि वहाँ पर दिन में कई बार डाकखाने से पत्र प्राप्त होते हैं, कंपनियों को कई बार पत्र प्राप्त होते हैं। तो बड़े बड़े शहरों में एक दिन में 2 बार तक डाक आती है, जो कि उद्योग के अनेक विभागों से संबंधित होती है। कंपनी है, कंपनी में कई सारे विभाग होते हैं, उन सभी के एक स्थान पर डाक प्राप्त होती है। यह डाक पत्राचार विभाग में सर्वप्रथम पहुंचती है। पत्राचार विभाग का संबंधित अधिकारी प्राप्त किए गए पत्रों का सर्वप्रथम एक मोहर मुद्रित करता है, सर्वप्रथम एक मोहर मुद्रित करता है, जिस पर संस्थान का नाम, क्रम संख्या, दिनांक, समय, विभाग एवं प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर अंकित होते हैं। उक्त मोहर पर प्राप्तकर्ता क्रम संख्या, दिनांक, समय, विभाग आदि अंकित करने के उपरांत अपने हस्ताक्षर कर देता है। यह मोहर अत्यधिक उपयोगी होती है, जिससे पत्रों के प्राप्त करने की दिनांक, समय, विभाग, क्रम संख्या आसानी से ज्ञात हो जाती है, आसानी से हमको पता चल जाती है। तो यदि आपके विभाग में इस प्रकार की सुविधा है, पत्र काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं, किस दिन आए किस दिन गए, तो आप अपने यहाँ पर रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें कि आप कौन सा पत्र आया है, किसके लिए संबंधित है, किसको संबोधित है, कहाँ से भेजा गया है, किस दिनांक में आया है, उसका एक स्पीड पोस्ट नंबर होता है, किस नंबर से आया है, वो सब आप रख करके उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर आपको अगर जवाब देना है कि आपने अब तक पत्र का जवाब नहीं भेजा, तो आप कह सकते हैं कि अभी तो एक ही दिन तो प्राप्त किए हुआ है ना। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको पत्र प्राप्त ही ना हो, दूसरा वाला प्राप्त हो जाए, तो आपके पास रिकॉर्ड तो होना चाहिए कि हमारे पास तो कोई पत्र ही नहीं आया है ना। नहीं तो ऐसे संशय रहता है कि मैंने तो अपनी डायरी में चढ़ा के नहीं रखा। तो एक डायरी बनानी चाहिए जिसमें आपको अपने पत्रों को चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर हम डाक उपकरण कक्ष की बात कर रहे हैं, तो आपके विभाग में बहुत सारे पत्र आते हैं, तो इन सभी मशीनों को आप अपने कार्यालय में भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको पत्रों पर ज़्यादा काम करना पड़ता नहीं। कि डाक विभाग में सभी मशीनें उपलब्ध होती हैं। जो भी पत्र जहाँ से प्राप्त होता है, आप देखते हैं कि उस पर मोहर सी लगी रहती है, डाक खाने की मोहर लगा करके रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर पहले उसको कोई रिसीव करता है, कब रिसीव हुआ, दिनांक, वो उसमें ऑटोमेटिक वाला सिस्टम होता है, करते हैं तो वो सब अपना टाइम वाइम सब अपना उसमें ऑटोमेटिक पड़ता रहता है। सीरियल नंबर भी अपने आप पड़ता रहता है, जैसे 1 2 3 4, तो हमने आज कितनी करी रिसीव, लास्ट वाले पता चल जाता है यहाँ तक रिसीव। तो ये है, आप अपने वहाँ अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो आप अपने वहाँ पर भी बनवा सकते हो। जो भी पत्र प्राप्त हो मोहर लगा दो,
कितने बजे ये हमको प्राप्त हुई। नेक्स्ट जो मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ, कई बार इस पर टिप्पणी पूछी गई है, तो आप इसके आगे इम्पोर्टेंट आप जरूर लिख लें। डाक टिकट मुद्रण यंत्र, डाक टिकट मुद्रण यंत्र। जब इसको इस नाम से जाना जाता है, इस नाम से जाना जाता है डाक टिकट मुद्रण यंत्र, तो हम थोड़ा सा आसानी से इसको पहचान जाते हैं। लेकिन पेपर में थोड़ा सा ये अलग तरीके से पूछा जाता है। इसका जो इंग्लिश में नाम है वो ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, जिससे कि थोड़ा सा बताने में, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाती है। इसको पोस्टल फ्रैंकलिन मशीन के नाम से जानते हैं, नहीं तो पोस्टल भी नहीं कहते, फ्रैंकलिन मशीन बोलते हैं इसको, है ना। तो थोड़ा सा समझ में नहीं आता है फ्रैंकलिन मशीन कौन सी होती है, ठीक है। तो आपको इसके नाम के बारे में विशेष तौर से पता होना चाहिए और इसका काम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या करते हैं कि जिस विभाग से बहुत ज़्यादा पत्र भेजे जाते हैं बाहर, तो उस पर आप देखते हैं कि डाक टिकट लगना अनिवार्य होता है, तभी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। जब डाक विभाग पर्याप्त मात्रा में उचित मूल्य के लगाए हुए नहीं होते हैं, तो वो डाक हमारी वापस चली आती है, वहीं पर पड़ी रहती है, आगे नहीं भेजी जाती है। तो जिन संस्थानों से बहुतायत में पत्र भेजे जाते हैं, वो डाक विभाग से इस मशीन को क्रय कर लेते हैं। इस मशीन का नाम है डाक टिकट मुद्रण यंत्र, जिसको फ्रैंकलिन मशीन के नाम से जानते हैं। तो इसमें पहले से ही जैसे आप देखते हैं रिचार्ज होता है ना, तो इसमें सिस्टम है कि आपने कितने रुपए के टिकट आपने खरीदे वो पहले से इसमें फीड कर दिया जाता है। जितने का आपको लगाना है आप उन पर लगा सकते हैं। बहुत जगह आप देखेंगे कि ऐसे ही मोहर लगी हुई होती है, वो टिकट नहीं चिपकाए जाते, मोहर लगी रहती है, उस पर पैसे जो होते हैं अंकों में छपे रहते हैं, उनके बारे में उसमें लिखा रहता है। तो यदि आपके वहाँ पर ऐसी कोई सुविधा है कि पत्र बहुत ज़्यादा मात्रा में भेजे जाते हैं, तो आप भी इनका प्रयोग करके अपने डाक विभाग में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको चिपकाने की जो समस्या है उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। आप शीघ्रता से उसमें मेंटेन कर पाएंगे और आप ये भी पता कर सकते हैं कि हमने कितने का खरीदा था। अगर खर्च हो गया, सारे डाक आपने इस्तेमाल कर लिए, डाक टिकट मुद्रित कर दिए, तो आपको पता चल जाएगा इस तारीख में रिचार्ज करवाया था, खरीद के लाए थे, हमारे खत्म हो गए, तो फिर अपनी डायरी में चढ़ा सकते हो। नहीं तो अगर हम चिपकाने वाले डाक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो हमें डायरी तो हमें वैसे ही मेंटेन करनी पड़ती है, लेकिन उसमें लिखना पड़ता है ये पत्र भेजा, कितने का टिकट लगाया है ना। लास्ट में टोटल करके उसमें रखते हैं, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। रजिस्ट्री करी तो कितने रुपए का लगा, स्पीड पोस्ट करी तो कितने रुपए का डाक चिपकाया इस पर, है ना। ये सब हमको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो नेक्स्ट है इसमें पता लेखन मशीन। पता लेखन मशीन, जैसे हमने आपको बताया था कि ये मोहर होती है समय वाली, इसमें समय दिनांक सब वर्णित होता है। ऐसे ही इसमें जो एड्रेस होता है वो हम अपने यहाँ संस्थान का एड्रेस फिक्स करवाते हैं और जहाँ ज़रूरत होती है लगा देते हैं। आप लिखने का जो सिस्टम है उससे हम बच जाते हैं और हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। आपको आप प्रेषक की मोहर एक लगवानी पड़ती है। जैसे आप अपने यहाँ से भेजेंगे तो कौन भेज रहा है इसकी मोहर आप लगाएंगे, मोहर नहीं होगी तो आपको लिखना पड़ेगा। प्रेषक की मोहर है, आपने मोहर उठाई, स्याही लगाई और कट से लिख गए। समझ में आया। तो ये फ्रैंकलिन मशीन पर थोड़ा सा आप जरूर ध्यान देंगे। नेक्स्ट है आपका डाक थैले। कि डाक थैलों का क्या उपयोग है। अक्सर ये देखा जाता है जिन विभागों से बहुत ज़्यादा मात्रा में डाक प्राप्त होती है, डाक खाने से डाक प्राप्त होती है, जिनकी डाक खाने से आती है, तो वो डाक खाने से एक अपना थैला परचेज कर लेते हैं और उसको वहीं पर टंगवा देते हैं। ठीक। अब अगर उनकी जो भी डाक आती है, जैसे प्राप्त होती है, डाकिए के द्वारा वो डाक रिसीव करके उनके थैले में डाल दी जाती है और यहाँ से संस्था से कोई कर्मचारी बीच बीच में समय अंतराल पर जाता है और उसको चेक करके वहाँ से ले आता है ना। जिससे क्या होता है, डाक थैलों की
की वजह से हमारे संस्थान को डाक बहुत ही कम समय में उपलब्ध हो जाती है। नहीं तो उसका प्रोसीजर तो आप सभी को पता ही है। डाकिया आएगा, वो हर जगह देखेगा, उस एरिया की डाक होगी, तब 3-4 दिन लग जाते हैं आने में। लेकिन डाक थैले में पड़ी है, आपके वहाँ से कोई भी कर्मचारी, कोई प्यून है, वो जा कर के उसको रिसीव कर लेता है। फिर है डाक तोलक मापक यंत्र। डाक तोलक मापक यंत्र, जब आप अपने विभाग से कोई भी पत्र भेजते हैं तो हमको ज़रूरत पड़ती है उस पर टिकट लगाने, है ना। तब हम क्या करते हैं, उसको पहले देखते हैं तौल करके कि इसमें कितना वेट है, क्योंकि डाक तो 2 तरीके होते हैं डाक लगाने के, जिसमें कि एक न्यूनतम वेट होता है, अगर उससे ज़्यादा होता है तो फिर हम उसके वेट के हिसाब से और हमको बढ़ाने पड़ते हैं, और डाक टिकट हमको बढ़ाने पड़ते हैं। तो डाक टिकट लगाने से पूर्व हम डाक तोलक यंत्र के माध्यम से पहले डाक को अपने वजन करते हैं, तो उसके वजन के हिसाब से न्यूनतम या अधिकतम डाक जो भी होते हैं वो हमको लगाने पड़ते हैं। इसलिए डाक तोलक यंत्र का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, यदि आप अपने संस्थान में ही सभी कार्रवाई को पूर्ण करके डाक को फिर भेजते हैं। तो यदि आप ऐसे नहीं करते, सिर्फ आप डाक खाने पे जाएं, किसी कर्मचारी को आप पैसे दे दें, आप पैसे दे दो तो वो वहाँ पर टिकट लगा देंगे, है ना। लेकिन सारी सुविधाएं हमारे पास में हैं, है ना। तो यदि वहाँ पर डाक खाने पर आप लेकर के जाएंगे भी तो वहाँ पर उनको वो कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसको वो डाक को पहले उस पर डालते हैं, डाक तोलक यंत्र पर, वो वेट बताता है, फिर उसके हिसाब से वो उस पर मोहर लगाते हैं डाक टिकट की, ठीक है। फिर डाक पोस्टल निर्देशिका। डाक पोस्टल निर्देशिका में वो सारे हमारे संस्थान जितने हमारे डाक खाने हैं उन सभी के पिन कोड अंकित होते हैं, कौन कौन से डाक खाने हैं, वहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं। तो यह जिस गाइड बुक में लिखा रहता है उसको हम डाक विभाग निर्देशिका के नाम से जानते हैं, जिसमें डाक विभाग में कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, डाक खाने कौन कौन से हैं, उनके पिन कोड के बारे में, उनके एरियाज़ के बारे में, उनके जोन के बारे में, उनके मंडल के बारे में जिस गाइड में वर्णन किया जाता है, जिस पुस्तिका में वर्णन किया जाता है, उसको डाक विभाग निर्देशिका के नाम से हम जानते हैं। उसी तरीके से ये ऑटोमेटिक पोस्टल इक्विपमेंट, स्वचालित डाक यंत्र और इलेक्ट्रॉनिक मुद्रण यंत्र, ये भी ठीक उसी प्रकार से काम करते हैं। इसमें क्या है कि ये स्वचालित होते हैं, बस आपको उसके पास में लेकर के जाना है। आप इलेक्ट्रॉनिक टाइप के ये होते हैं और ये ऑटोमेटिक अपने काम को करना पसंद करते हैं। इनके द्वारा डाक में भेजे जाने वाले संलग्नक एवं पत्रों को मोड़ने के पश्चात लिफाफे में डालने के लिए भी मशीन का उपयोग किया जाता है। जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है उसमें हम सेट कर देते हैं पूरा लिफाफा और लेटर उसमें डाल दिया जाता है, वो उस लिफाफे के अकॉर्डिंग ही उसको अपने आप फोल्ड करता है, लिफाफे में डाल देता है, आगे जाएगा और वो फिर गम लगेगा, चिपक जाएगा। सारी व्यवस्था मतलब यदि आप ऑटोमेटिक सिस्टम प्रणाली का उपयोग करना चाहते हैं अपने वहाँ पर कि लिफाफे में जो हम लेटर डालें ऑटोमेटिक फोल्ड हो, चिपक जाए, तो हम इस ऑटोमेटिक यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर सुविधाएं डाक विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, या जिस विभाग में बहुत ज़्यादा पत्रों का आवागमन रहता है वहाँ पर इन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये डाक विभाग निर्देशिका के बारे में पता चला आप सभी को। तो ये यंत्रों के बारे में हमने आपको कुछ छुटपुट जानकारी दी है। थोड़ा सा एक बार विस्तार से इन पर यदि किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो फिर से चर्चा कर लेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो इनके मशीनों की जो नाम हैं वो थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, यंत्रों के बारे में याद रखिएगा। इनसे जब भी अक्सर पूछा जाता है तो टिप्पणी टाइप का पूछा जाता है, जैसे फ्रैंकलिन मशीन का क्या इस्तेमाल है, डाक थैले का उपयोग हम क्यों करते हैं, इस प्रकार से पता लेखन मशीन का उपयोग कब किया जाता है इत्यादि के बारे में पूछा जाता है। तो आज इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अच्छी तरीके से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।